वेलकम टू डे 8 ऑफ लर्निंग जर्मन इन 30 डेज। पिछली और इस वीडियो में थोड़ा सा गैप हो गया क्योंकि ड्यू टू सम अनसर्टेन सिचुएशंस एट होम, बट कोई बात नहीं, हमारी लर्निंग इम्पैक्ट नहीं होगी, हम वापस सीखना शुरू कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में डे 7 में हमने पढ़ी थी अक्यूजेटिव प्रपोजिशन। इस डे 8 में हम पढ़ने वाले हैं डाटिव प्रपोजिशंस। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डाटिव प्रेपोजिशनन। पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक टास्क छोड़ा था। कमेंट सेक्शन में एक अक्यूजेटिव प्रीपोजिशन मैंने कम लिखी थी, तो मैंने कहा था कि कमेंट सेक्शन में सेंटेंस भेजना। आई होप आपने कर लिया होगा। इन केस नहीं करा है तो जाओ अक्यूजेटिव का एक सेंटेंस दो, मुझे बढ़िया सा सेंटेंस बना के दे दो और फिर डाटिव प्रीपोजिशन स्टार्ट करना, ठीक है। डाटिव प्रीपोजिशन स्टार्ट करते हैं। अक्यूजेटिव प्रीपोजिशन थोड़ी सी ईजी पड़ती है डाटिव प्रीपोजिशन के कंपेरिजन में। रीजन बीइंग, अक्यूजेटिव प्रीपोजिशन की सबकी एक सिंगल मीनिंग होती है, लेकिन डाटिव प्रीपोजिशन की मल्टीपल मीनिंग्स होती हैं कुछ कुछ की। तो हम पहले पढ़ते हैं कौन कौन सी प्रीपोजिशन डाटिव में आती है, उसके बाद में हम उनकी मीनिंग देखेंगे और फिर देखेंगे कि सेंटेंस में डाटिव प्रीपोजिशन का इंपैक्ट पड़ता कैसे, ठीक है। और फिर कुछ टास्क मैं आपको दूंगा जो आपको कमेंट सेक्शन में पूरे करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाटिव प्रीपोजिशन में आन फॉर बाय से। आन फॉर बाय, जिसमें प्रीपोजिशन का काम जो है वो आन करती है, ठीक है। फॉर बाय किसी भी वर्ड या सेंटेंस के बेसिकली आम एंड रहता है, जिसका मतलब होता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो सबसे पहली डाटिव प्रपोजिशन है आन फॉर बाय। आन फॉर बाय का मतलब होता है टू पास थ्रू, किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का, किसी चीज या किसी इंसान के पास से गुजरना, राइट। अब आप इसको कैसे भी डिस्टेंस के रूप में देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो डिस्टेंस को इसमें नहीं लाते। बेसिकली पर्टिकुलर चीज को पास थ्रू करना, राइट। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है और मैं बोलूँ अरे आज तेरे घर के सामने से निकला था, तो आन फॉर बाय प्रीपोजिशन काम आती है, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो मैं कहीं खड़ा हूं और मेरे पास से कोई गाड़ी गुजर के चली जाती है, तो मैं बोलूंगा Das Auto fährt an mir vorbei, ठीक है। फोर बाय चला गया लास्ट में, आन ने करा प्रपोजिशन का काम और मेरे पास से गाड़ी निकली थी। मैं क्या हूं? इश, राइट। इश का डाटिव वर्जन होता है मियर। क्योंकि ये प्रपोजिशन डाटिव है तो इश का डाटिव वर्जन मियर यहां पे काम आया। क्योंकि मेरे इस सेंटेंस में आउटो को ही सब्जेक्ट बनना पड़ेगा कि कार जो है वो मेरे पास से निकली थी, तो इंपॉर्टेंट क्या है सब्जेक्ट में? कार, राइट। उसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी दोस्त के घर के पास से गुजरता हूं, तो इश gehe an deinem Haus vorbei। vorbei चला गया लास्ट में। किसी के घर के पास से गुजरना, पास से गुजरना हिंदी में सबसे बेस्ट डेफिनेशन है आन फॉर बाय की, ठीक है। हाउस का आर्टिकल होता है दास। क्योंकि ये डाटिव है और तेरा घर बोलना है मुझे, तो डू का मैं, मेरा, तू, तेरा वर्जन होता है डाइन। तो डाटिव में ईएम लग जाता है, डाइनम हाउस फॉर बाय। तो सबसे पहली प्रीपोजिशन है आन फॉर बाय, ठीक है। दूसरी प्रीपोजिशन देखते हैं हम। दूसरी है प्रीपोजिशन बाय। बाय, बाय एक डाटिव प्रीपोजिशन है, इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाटिव प्रीपोजिशन बाय जो है वो कहाँ कहाँ काम आ रही है, राइट। सबसे पहला काम होता है इसका प्रोफेशन बताना। प्रोफेशन के तौर पे बेसिकली आप कहाँ काम करते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इश आर्बाइटर बाय अमेजोन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जर्मन बहुत ज़्यादा अच्छी खासी जॉब्स हैं अमेजोन में, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इश आर्बाइटर बाय अमेजोन। तो जब भी आप अपनी कंपनी का नाम लोगे तो आप बाय प्रीपोजिशन यूज करोगे। क्योंकि कंपनी के नाम में ज्यादातर कोई आर्टिकल नहीं होता, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि डाटिव क्या करना है यहाँ पे। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कंपनी का नाम ना बता के मैं बोलूँ यार मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। अब कंपनी में जॉब करना, कंपनी को बोलते हैं फिर्मा, ठीक है। फिर्मा, इसका आर्टिकल होता है दी फिर्मा। अब क्योंकि बाय डाटिव प्रीपोजिशन है तो मैं क्या बोलूंगा, इश आर्बाइटर बाय डेयर फिर्मा, या फिर उनबेस्टिम्ट आर्टिकल बाय आइनर फिर्मा।
करेक्ट है। उनबेस्टिम्ड हम कब बोलते हैं, जब किसी रैंडम चीज़ की बात करने, हाँ भाई एक कंपनी में जॉब करता हूँ, एक कंपनी में, तो ich arbeite bei einer Firma। अगर पर्टिकुलर कुछ बोलने हो कि मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, आप पॉइंट आउट कर रहे हो, बेस्टिम्ड की बात कर रहे हो, तो आप डेयर यूज कर सकते हो। वरना अगर आप कंपनी का नाम डायरेक्टली ले रहे हो, उसका आर्टिकल नहीं होता है मेजोरिटी केसेस में, तो आप डायरेक्टली बाय और कंपनी का नाम ले लेते हो। दूसरा इसका मीनिंग है स्टे की डिपेंडेंसी। स्टे की डिपेंडेंसी, अब इससे मैं क्या समझता हूँ, जैसे मान के चलो कि आप एग्जाम्पल मुंबई से हो, ठीक है, आपका दिल्ली में कोई काम पड़ता है, तो आपके पास दो ऑप्शन है वहाँ पे रुकने के, या तो आप होटल बुक करो, या आपका कोई दोस्त है आप उसके यहाँ पे रुके हो, तो किसी के यहाँ पे रुकना बाय प्रीपोजिशन से जस्टिफाई हो जाता है। मान के चलो आप दिल्ली गए, आप दोस्त के यहाँ पे रुक गए, आपने घर पे फ़ोन किया कि मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ पे रुका हूँ, तो ये जो के यहाँ पे बोला आपने, इसको जर्मन में बोलते हैं बाय। तो इश वोना बाय, इसको उनबेस्टिम्ड में ले लेते हैं, आइनम फ्रेंड। फ्रेंड होता है डेयर मैस्कुलिन, बाय अक्यूजेटिव डाटिव प्रीपोजिशन है, इसीलिए यहाँ पे आइनम आ गया कि मैं एक दोस्त के यहाँ पे रुका हुआ हूँ। अगर आपको बोलना है मैं मेरे दोस्त के यहाँ पे रुका हुआ हूँ, तो आप यहाँ पे माइनम लगा दोगे, एक ही बात है, राइट। तो एक यूज होता है इसका अपना कंपनी बताना कि आप जॉब कहाँ करते हो। दूसरा यूज हो गया इसका कि डिपेंडेंसी, आपकी स्टे कहाँ पे, आप किसी पे स्टे पे डिपेंड करते हो। तीसरा यूज है इसका लैंडमार्क बताना। लैंडमार्क लोकेशन के हिसाब से, ठीक है, ये काफी कम यूज होता है। इंग्लिश के सेंस में बोलूं तो एट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो किसी ने आपको एक सुपरमार्केट में बुलाया है, आपको वो मिल नहीं रहा है, तो आप खड़े हो लेट्स से मैकडोनल्ड्स के पास में, आप ढूंढ रहे हो कि कहाँ है, और आप फोन पे बता रहे हो यार मैं मैकडी के पास में खड़ा हुआ हूँ, तो आप बोलोगे इश स्टेयर। स्टेयन का मतलब होता है खड़े होना, बाय मैकडोनल्ड। तो ये जो बाय प्रीपोजिशन है उस टाइम पे उस सेंटेंस में आपके लैंडमार्क का काम कर रही है। या फिर कई बार होता है कि मैं पार्किंग में खड़ा हूँ, यार आजा तू नीचे, मैं नहीं ऊपर आ रहा, राइट, तो आप बोलते हो इश स्टेयर बाय देम पार्क प्लाट्स, पार्किंग में खड़ा हूं। तो ये सेंटेंसेस हम लिख देते हैं, इश स्टेयर बाय देम पार्क प्लाट्स। पार्क प्लाट्स, डेयर पार्क प्लाट्स होता है, इसका मतलब होता है पार्किंग एरिया। बाय डाटिव है, इसलिए हमने यहाँ पे देम कर दिया है, ठीक है। और एक मैंने आपको बोला मैकडोनल्ड, राइट, अब मैकडोनल्ड का कोई आर्टिकल नहीं है, तो आपको देम वगैरह सोचने की जरूरत नहीं, आप सीधा बोल दोगे इश स्टेयर बाय मैकडी, ठीक है। क्योंकि अगेन ये कंपनी का नाम है और कंपनी के नाम में आर्टिकल्स नहीं होते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो एक ब्रांड नेम है, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे, बट प्रेपोजिशन आपके उस टाइम पे बाय ही काम आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट यूज हो गया प्रोफेशन, आप कहाँ काम करते हो। दूसरा यूज हो गया आप स्टे पे किसी पे डिपेंडेंट हो। तीसरा यूज हो गया आप लोकेशन बता रहे हो, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली प्रेपोजिशन पे, जिसका नाम है अब। अब का मतलब होता है फ्यूचर सेंस में कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अभी स्टार्टिंग पॉइंट में डेट आ सकती है, टाइम आ सकता है, दिन, साल, महीना, हफ्ता, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कोई पहर भी आ सकता है। अब मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसे बोलते हैं मंडे से मैं जिम जाऊंगा, तो मंडे से, ये जो से है वो जर्मन में अब होता है। अगले साल से नॉनवेज बंद, ठीक है, तो अगले साल से ये जो से है अब से आएगा। आज शाम से ये काम शुरू हो जाएगा। तो फ्यूचर सेंस में कोई भी टाइम अगर आप बता रहे हो किसी भी वे में, तो आप यूज करते हो अब प्रीपोजिशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं इश लेना डॉयच अब मोन्टाग, ठीक है। अब मोन्टाग का आर्टिकल होता है डेयर। अब आप स्पेसिफाई करो कि ये जो मंडे आ रहा है ना, इससे मैं जर्मन पढ़ना शुरू कर दूंगा, तो आप एक फ्यूचर डेट की बात कर रहे हो जो शुरू होने वाली है, तो आपको आप प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये डेयर होता है आप, और आपने स्पेसिफिकली मंडे बोला है, तो यहां आ जाएगा डेम, क्योंकि आप होता है दाटिव, राइट। इसी की तरह जो अगली प्रीपोजिशन है वो है जाइट। जाइट का मतलब होता है सिंस।
और ये बात करते हैं हमारे पास्ट टाइम के। ये फ्यूचर की है, आप अपने नोट्स में भी लिख देना ये ऐसे, फ्यूचर और पास्ट। जाइट प्रीपोजिशन का काम होता है पिछली डेट बताना, लेकिन हमेशा याद रखना सिंस इंग्लिश के तौर पे और जाइट जर्मन के तौर पे दो ही जगह यूज होती है, सॉरी एक ही जगह यूज होती है दोनों। वो ये है कि पास्ट टाइम में कुछ शुरू हुआ हो और अभी भी कंटिन्यू चल रहा हो। जैसे हम बोलते हैं ना 1947 से भारत आजाद है, मतलब अभी भी चल रहा है, राइट। 6 महीने से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अभी भी कर रहे हो। तो सिंस और जाइट ऑफ कोर्स दो अलग भाषाओं में है, बट उसका मीनिंग जो है वो यही होता है कि आप पिछले टाइम से कुछ करते चले आ रहे हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जाइट zwei Monaten lerne ich Musik। मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं 2 महीने से म्यूजिक सीख रहा हूं, ठीक है। अब मोनाट जो है ये होता है डेयर मोनाट, 1 महीना, ठीक है। इसका प्लूरल होता है दी मोनाट, क्लियर। क्योंकि मैंने यहाँ पे जाइट डाटिव में यूज किया है, नंबर 2 प्लूरल का सेंस दे रहा है। तो हमने पढ़ा था डाटिव में डेन प्लस एन प्लूरल के अंदर, तो ये वो एन है। प्लूरल में मंथ्स को मोनाटिव बोलते हैं, जो यहां तक वैलिड है। जो डेन प्लस एन वाला एन है वो हमने यहां लगा रखा है। तो किसी भी डाटिव सेंटेंस में अगर प्लूरल बन रहा है लेकिन आपके पास न्यूमेरिकल डिजिट है तो डेन लगाने की आपको जरूरत नहीं है, वो न्यूमेरिकल डिजिट लिखो, बट प्लस एन तो आएगा। तो जाइट zwei Monaten lerne ich Deutsch, ठीक है। तो ये आपका एक हुआ। अब जो फ्यूचर के टाइम में बताता है सिंस, जाइट पास्ट का टाइम बताता है। अगली प्रपोजिशन पे चलते हैं जो है नाक। नाक के मल्टीपल यूज है। सबसे पहला यूज है आफ्टर, बाद में, किसी के बाद, ठीक है। बाद का जो भी सेंस है, मैं तेरे बाद आऊंगा, पोस्ट के बाद आया था, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जहां पे भी आपको आफ्टर बोलना है वहां पे आप नाक यूज करते हो। सेकंड है अकॉर्डिंग टू, किसी के हिसाब से। जैसे मैं बोलूं अमिताभ बच्चन के हिसाब से XYZ जो भी उसने बोला है, तो मैं बोलूंगा नाक अमिताभ बच्चन, जो भी उन्होंने बोला वो। किसी के बाद बोलना है तो इश कॉमा नाक देम मान, इस आदमी के बाद आऊंगा मैं, तो इश कॉमा, कॉमा मतलब आना, नाक देम मान, डेर मान होता है, नाक डाटिव है, देम हो जाएगा। तो इश कॉमा नाक देम मान, नाक अमिताभ बच्चन, या फिर मेरे पापा के हिसाब से तो नाक माइनम फाटर, जो भी उन्होंने बोला आगे आ जाएगा, ठीक है। तो एक सेंस हो गया आफ्टर, दूसरा सेंस हो गया अकॉर्डिंग टू, तीसरा हो गया जब आप आउट ऑफ करंट लोकेशन जाते हो। अब इस लोकेशन को मैंने लोकेशन इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप शहर में हो तो शहर मान लो, गांव में हो तो गांव मान लो, कहीं और हो तो बेसिकली कुछ और मान लो, डिस्ट्रिक्ट, बट मेजरली देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट गांव के पास ही आती है। तो मान के चलो कि ये मुंबई है, ठीक है, मुंबई। मैं मुंबई के बाहर जा रहा हूँ, फिर मैं चाहे पुणे जाऊं या फिर हैदराबाद या फिर सीधा जर्मनी, ठीक है। मुंबई एरिया के बाहर अगर मैं निकल रहा हूं तो मैं नाक बोल के निकलूंगा। अपनी लोकेलिटी का सर्कल, बॉर्डर अगर आप क्रॉस करते हो तो आप नाक सेंटेंस बनाते हो। जैसे इश फार नाक गोवा, मैं गोवा जा रहा हूं, मुंबई से बॉर्डर क्रॉस हुई, नाक यूज करूंगा। जहां पे भी आप लोकेलिटी की बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो तो आप नाक यूज करोगे, ठीक है। और चौथा यूज है विद इन द लोकेलिटी, आप एक ही जगह पे नाक यूज करते हो जो है सिर्फ घर जाने के लिए। अगर आप घर जा रहे हो, टू गो होम, वहां पे आप बोलते हो इश गेयर नाक हाउस। जब भी आप घर जाओगे, अब आप पैदल जाओ, आप गाड़ी चला के जाओ, आप हवाई जहाज से जाओ तो फ्लीगा लिख दो, आपकी मर्जी, वर्ब मैटर नहीं करता आप कैसे घर जा रहे हो। बट अगर आप घर जा रहे हो तो आप नाक हाउस ही बोलोगे। आप घर पे हो तो अलग बात है, उसमें सू आता है, बट अगर आप घर जा रहे हो, चाहे वो आपकी मुंबई के अंदर ही हो, आप दादर से बोरीवली जा रहे हो, घर वही है, तो आप यही बोलोगे इश गियर नाक हाउस। बाकी
घर के अलावा करंट लोकेलिटी में कहीं पे भी जाओ नाक नहीं यूज होता। तो 4 यूज हैं, आफ्टर, अकॉर्डिंग टू, आउट ऑफ करंट लोकेशन और घर जाने के लिए करंट लोकेशन के अंदर। फिर एक प्रीपोजिशन आती है हमारी त्सु। ठीक है, त्सु के 2 काम है, किसी भी चीज का टू मच कर देना, करंट लोकेलिटी में जो हमने लोकेशन लिखी थी अभी मैंने पिछले पेज में समझाई थी, बॉर्डर के अंदर अंदर कहीं पे भी जाना है तो आप त्सु यूज करते हो। ठीक है, टू मच कैसे, जैसे मान लो आज मैं बोलूं एस ईस्ट होइटर हाइस, कि आज गर्मी बहुत है। हाइस का मतलब होता है हॉट, वार्म, गरम। ठीक है, ऐसे स्वेटर हाइस की आज गर्मी है, लेकिन अब मैं बोलूं आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है, भयंकर गर्मी हो रखी है, तो मैं यहां पे त्सु लगा दूंगा, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्वांटिटी एज इन इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। मैं बोलूं ठंड है और एक मैं बोलूं बहुत ठंड है, तो एसिस्ट होइटर काल्ट, बहुत करना है तो एसिस्ट होइटर त्सु काल्ट। कोई दूर रहता है तो दूर के लिए यूज होता है वाइट। ठीक है, मैं बोलूं एसिस्ट त्सु वाइट, ये तो बहुत दूर है, तो किसी भी चीज की अति करनी है आपको कुल मिला के सिंपल सी भाषा में, तो आप उसके आगे त्सु लगा दो। और अगर आप अपनी करंट लोकेलिटी के अंदर अंदर कहीं जा रहे हो, जैसे ऑफिस जा रहे हो, किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हो, तो आप किसी रेस्टोरेंट जा रहे हो, होटल जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो अपनी लोकेलिटी के अंदर अंदर, फॉर एन एग्जांपल मुंबई। ठीक है, तो आप बोलोगे त्सु। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हटा देते हैं, आपके नोट्स में लिख लेना, इश गेया त्सु देम रेस्टोरेंट। ठीक है, दास रेस्टोरेंट होता है, सू डाटी हुए, देम हो गया। तो बेसिकली आप एक जगह से अगर दूसरी जगह जा रहे हो लोकेलिटी के अंदर घर को छोड़ के, तो आप त्सु यूज करते हो। क्लियर है? पहला इसका यूज हो गया किसी भी चीज की अति कर देनी, टू मच। दूसरा इसका यूज हो गया करंट लोकेशन के अंदर कहीं पे भी जाने के लिए। ठीक है, फिर चाहे आप दोस्त के यहाँ पे भी जा रहे हो तो भी आप यही बोलते हो। जैसे मान लो दोस्त का नाम है राहुल, तो ईश गेय सु राहुल। ठीक है, अगर आप राहुल के यहाँ पे ऑलरेडी हो तो आप स्टे कर रहे हो, राइट, किसी के यहाँ पे हो, चाहे 1 घंटे गए हो, तो आप कौन सी यूज करोगे? बाय, स्टे करने के लिए। इश बिन बाय राहुल, कि मैं राहुल के यहाँ पे हूं। फिर हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है वो आती है फोन। फोन के 2 सेंस है, ऑफ और फ्रॉम, इंग्लिश के सेंस में। ऑफ आपको बताती है बिलोंगिंगनेस, ठीक है। फ्रॉम बताती है जैसे फॉर एग्जांपल वाया, कहां से होते हुए। बिलोंगिंगनेस जैसे फॉर एग्जांपल कहीं फोन पड़ा है और आप बोलो दास हैंडी इस्ट फोन देम लेरर। ठीक है, डेयर लेरर होता है, फोन डाटे हुए, देम हो गया। आपने क्या बोला? दास हैंडी इस्ट फोन देम लेरर, कि ये जो फोन है, मान लो क्लास है, इतने सारे ये बच्चे बैठे हुए हैं, तो इनको कोई फोन दिखे तो ये बोले अरे ये फोन किसका है? अरे ये तो टीचर का है अपने, तो बोलेगा फोन देम लेरर। अगर वो टीचर फीमेल होती है तो दी लेररिन होती, दी लेररिन, तो क्या हो जाएगा? दी आर्टिकल फेमिनिन का फोन डेयर लेररिन, सैंडी इस्ट फोन डेयर लेररिन। तो एक तो फोन का काम है बिलोंगिंगनेस बताना, कौन सी चीज किसकी है। ठीक है, जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन इंस्टीट्यूट का है ना, तो मैं बोलूंगा डेयर कूली इस्ट फोन देम इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट का कूली है। दूसरा है वाया, कहां से होते हुए कोई आ रहा है। मान के चलो कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, ठीक है, या कॉलेज है आपका, जो भी है, आप यहां से जाते हो पॉइंट ए से हमेशा। आज क्या है कि आपको कोई काम था पॉइंट बी से, आप इधर से होते हुए आए, आप लेट हो गए, आपके टीचर ने पूछा यार आज लेट क्यों, तो आप बोलोगे इश कॉमा फोन बे, बे मान लो किसी लोकेलिटी का नाम, तो मैं आज वहां से होते हुए आया हूं, तो आप उस सेंस में भी फोन यूज करते हो। ठीक है, इसको रहने देते हैं, आपके काम आएगी ये चीज, बट ये डायग्राम वैसे समझ लेना, ऐसे डायरेक्टली डायग्राम देखोगे समझ नहीं आएगा क्या कर दिया एबीसीडी। तो सबसे पहले हमने प्रेपोजिशन देखी ऑन फॉर बाय। ठीक है,
आन फॉर बाय का मतलब होता है टू पास थ्रू। दूसरी हमने देखी बाय। बाय के 3 मतलब है, एक प्रोफेशन, काम कहाँ करते हो वो बताने के, किसी की स्टे की डिपेंडेंसी हो वो बताने का, लैंडमार्क लोकेशन के हिसाब से बताने का। आप देखी जो फ्यूचर टाइम दे रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम, जाइड देखा जो पास्ट टाइम दे रहा है। नाक के 4 यूज देखे हमने, आफ्टर, अकॉर्डिंग टू, आउट ऑफ करंट लोकेशन और करंट लोकेशन में घर जाने के सेंस में। उसके बाद हमने देखी सू। सू के 2 मतलब है, एक तो टू मच और एक किसी चीज की करंट लोकेशन बताने के लिए, बेसिकली आप लोकेलिटी के अंदर जाने के लिए। उसके बाद फॉन, ठीक है। फॉन प्रेपोजिशन का मतलब हुआ या तो बिलोंगिंगनेस या फिर, वेरी गुड, एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप बोलोगे यूट्यूब देखते देखते, कहां से होते हुए आ रहे हो वो, ठीक है। उसके बाद जो हमारी प्रेपोजिशन बचती है वो है आउस। आउस, आउस के मल्टीपल मीनिंग है। सबसे पहला मीनिंग है ओरिजिन बताना किसी का। ओरिजिन मतलब कोई कहां से बिलोंग करता है। अब देखो पिछले पेज पे भी बिलोंगिंग लिखा था, उससे कंफ्यूज मत होना। बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है ओनरशिप। आपकी इजी चीज के लिए यहाँ पे लिख भी देते हैं अपन, ओनरशिप, ठीक है। और कोई कहां से बिलोंग करता है, कौन कहां से है, वो बताने के लिए आउस प्रीपोजिशन यूज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं ईश कॉमा आउस इंडियन। इंडियन, इंडिया है जर्मन लैंग्वेज में। इंडिया का कोई आर्टिकल नहीं है तो आउस प्रीपोजिशन डाटिव होने के बाद मेरे को कोई टेंशन नहीं है बेसिकली। लेकिन स्विट्जरलैंड का आर्टिकल है, फॉर एग्जांपल श्वाइट्स, श्वाइट्स का आर्टिकल है डी, तो अगर कोई श्वाइट्स से आता है तो बोलेगा आउस देयर, ईश कॉमा आउस देयर श्वाइट्स। कुछ कंट्रीज हैं जिनके आर्टिकल होते हैं, जैसे दी तुर्काई, दी नीदरलैंडन, दी यूएसए, दी श्वाइट्स, देयर ईरान, देयर इराक, ऐसे करके कुछ कंट्रीज हैं, बाकी मेजॉरिटी कंट्रीज के है नहीं। एक हो गया ओरिजिन, दूसरा इसका मतलब हो गया मेड आउट ऑफ। कोई चीज किस चीज से बनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, ठीक है, ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ है, फर्ज करते हैं, ये तो वैसे मेटल है बट प्लान ले प्लास्टिक का है, तो डेर कूली इस्ट आउस प्लास्टिक। कोई चीज किस चीज से बनी है बताने के लिए भी हम आउस प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे ये ब्रिला है, चश्मा, तो दी ब्रिला इस्ट आउस ग्लास। कौन सी चीज किस चीज से बनी है ये बताने के लिए भी आउस प्रीपोजिशन यूज होती है। तो एक एग्जांपल लिख देते हैं, दी ब्रिला चश्मा इस्ट आउस ग्लास। अब अगर आपको ग्लास का आर्टिकल लिखना है, डाटिव करना है, तो आप यहाँ पे आउस देम ग्लास कर सकते हो, ये दास ग्लास होता है, ठीक है, कर सकते हो। तीसरा इसका यूज है आउट ऑफ, नंबर्स के यूज में, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं 100 में से 50, राइट, मान के चलो 10 में से 7, 15 में से 2, तो ये जो में से आउट ऑफ हम बोल रहे हैं, वहां पे भी हम आउस लगा देंगे सिंपल। जैसे मान के चलो मेरे को बोलना है कि मेरे को मेरी क्लास में आज 20 में से 12 बच्चे आए हैं, तो 12 आउस 20, 12 आउट ऑफ 20। तो ऐसे कहीं पे भी आपको नंबर बोलने इतने में से इतना, इतने में से इतना, तो भी आप आउस प्रीपोजिशन यूज कर देते हो। एक और यूज है आउस प्रीपोजिशन का, वो है किसी भी एनक्लोज्ड जगह से बाहर आना। जो इसका फोर्थ यूज है, टू कम आउट ऑफ। कम आउट ऑफ, मान के चलो ये मेरा ऑफिस है, ब्यूरो, ठीक है, तो मैं बोलूंगा ईश कॉमा आउस माइनम ब्यूरो। दास ब्यूरो होता है, आउस डाटिव है इसलिए माइनम हो गया। अब इश कॉमा हाउस लिखा है तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ओरिजिन में भी ये लिखा था, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है आना। तो मैं ऑफिस से बाहर आ रहा हूँ, कॉमन ही यूज होगा, और मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ वो एक अलग सेंटेंस है, क्योंकि ऑफ कोर्स डिफरेंस करना आपको आता है, आपको पता है आप क्या बोल रहे हो, राइट। अगर आप बोल रहे हो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ तो उसका वो मतलब है, अगर आप बोल रहे हो मैं सुपरमार्केट से बाहर आया हूँ तो इसका ये मतलब है। तो सुपरमार्केट को बोलते हैं सुपरमार्केट, ठीक है, ये होता है डेयर। तो ये भी यही रहेगा, इश कॉमा आउस देम सुपरमार्केट।
तो किसी भी एनक्लोज्ड जगह से बाहर अगर आप आ रहे हो तो भी आउस प्रीपोजिशन यूज होती है आपकी। क्लियर है? उसके बाद है हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन गेगनयूबर। गेगनयूबर का सिंपल सा मतलब है अपोजिट। क्लियर? अपोजिट, किसी भी चीज का अपोजिट में होना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मुझे नहीं पता, हो सकता है आपको पता हो, बट क्योंकि हम सीख रहे हैं तो सीख लेना चाहिए। अपोजिट, गेगनयूबर हमेशा किसी भी लैंग्वेज में इसका आमने सामने होना जरूरी है। फेस टू फेस हो तो ही अपोजिट कहलाया जाता है, तो ही गेगनयूबर कहलाया जाता है। जैसे आप इधर देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, राइट? ये बच्चे इधर देख रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूं, तो हम गेगनयूबर हैं एक दूसरे के। अब अगर मैं यूं देख लूंगा तो मैं तो ये बोल सकता हूँ ना, बच्चे मेरे पीछे हैं, या फिर बच्चे बोलेंगे सर हमारे आगे हैं। हम अपोजिट तो नहीं हुए, अपोजिट तो मेरे ये बोल्ड हो गया। अब ये इधर देख रहा है, मैं इधर देख रहा हूँ। तो अपोजिट और गेगनयूबर किसी भी भाषा में बोलो इसको, ये फेस टू फेस होना जरूरी होता है। तो जैसे मान के चलो मैं बोलूं कि मैं खड़ा हूं एक सिनेमा हॉल के अपोजिट में, तो इश स्टेयर गेगनयूबर देम कीनो। सिनेमा हॉल जहां पे मूवी देखते हैं उसको बोलते हैं दास कीनो, ठीक है? क्योंकि गेगनयूबर डाटिव है तो यहां पे देम हो गया। तो ये कुछ प्रेपोजिशंस हैं डाटिव में। प्रेपोजिशन डाटिव में कैसे काम कर रही हैं, हमें पता है कि ये वाली प्रेपोजिशन हमें कब यूज करनी है। देखो, जब मुझे बोलना है कि मैं किसी के बिना जाऊंगा, याद करो पिछले लेसन में ओनर आकुजेटिव प्रेपोजिशन, तो मुझे पता है यार के बिना तो मतलब होता है ओनर। लेकिन मैं जब किसी के साथ जाऊंगा तो मेरे क्या काम आएगी? डाटिव प्रेपोजिशन जो है मिट, जिसका मतलब होता है विद, ठीक है? मिट जो है वो व्हीकल्स में भी काम आती है और विद वाला काम भी इसी का ही है। जैसे इश ऐसा मिट आइनर फ्रेंडिन, एक मेरी फ्रेंड है कोई, दी फ्रेंडिन, उसके साथ मैं खाना खा रहा हूं, तो मिट डाटिव है, आइनर हो गया उनवेस्टिम आर्टिकल। एयर फेर्ट मिट डेम बुस, डेयर बुस होती है, मिट डाटिव है, डेम हो गया। तो किसी भी साधन, व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन से अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, चाहे वो साइकिल हो, ट्रेन हो, बस हो, और कार हो, बाइक, कुछ भी हो, इवन एरोप्लेन, कुछ भी, अगर ट्रांसपोर्ट है तो मिट यूज होगा, और साथ के सेंस में भी मिट यूज होगा। अब प्रेपोजिशन आकुजेटिव यूज करूं या डाटिव, ये आपकी चॉइस है, आप बोलना क्या चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको बोलना है मैं किसी के खिलाफ हूं तो गेगन, मैं किसी के अपोजिट हूं तो गेगन यूबर, राइट? मैं किसी के साथ जा रहा हूं तो मिट, मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूं तो फ्यूर, वो आकुजेटिव है। तो आपके सेंटेंस में रिक्वायरमेंट क्या है, आप वहां से प्रेपोजिशन पिक करो, फिर देखो कि वो कैटेगराइज्ड कौन सी वाली प्रेपोजिशन में है, उस हिसाब से आपके सेंटेंस के आगे की ग्रामर बनेगी, ठीक है? अब डाटिव प्रेपोजिशन हमने आज कवर करी है, ये डाटिव प्रेपोजिशंस है। प्लस आपके लिए कमेंट सेक्शन में एक होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कोई ऐसी डाटिव प्रेपोजिशन है जो मिस हुई है, तो आप कमेंट में करके मेरे को बताओगे कि ये कौन सी है, और उससे एक सेंटेंस बना के भी बताना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब सेंटेंस बनाओ वो डाटिव फ्रेम में होना चाहिए। एनवीडीए को अवॉइड करना अगर आपको पहले से आता है। जिसको नहीं पता क्या होता है, बहुत बढ़िया बात है, सीखने वाले हो, सीख जाओगे, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में।